इश्क की डोर पार्ट 10। पिछले भाग में हमने देखा अनय को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्युत ने तिथि को प्रपोज किया। अब आगे हनुमानगढ़ के उन खौफनाक जंगल की रात अब खत्म हो चुकी थी, पर उसका असर अभी भी सभी के चेहरे पर था। तिथि, जिसकी जान किसी चमत्कार से बची थी, अब हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में एक ही दुआ कि ये तीनों ठीक हो जाए। तिथि ने दोनों परिवार को इन्फॉर्म कर हॉस्पिटल का नाम और पता बता दिया। अब सूर्यवंशी और अवस्थी परिवार दोनों ही अस्पताल पहुंच चुके थे। जैसे ही तिथि ने अपने परिवार को आता देखा, उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। सभी तिथि की हालत देख दुखी हुए और तिथि के परिवार ने उसे गले से लगा लिया। फिर तिथि ने सबको बताया कि क्या हुआ था जंगल में, कैसे अनय ने उसे अगवा किया, कैसे विद्युत, स्थिति और अथर्व ने जान पर खेलकर उसे बचाया। हर किसी की आंखें भर आई। माहौल गंभीर था। सब इंतजार कर रहे थे कि कब उनके बच्चों को होश आए, क्योंकि अभी तीनों ही दवाई के असर से बेहोश थे। कुछ ही समय बाद सबसे पहले अथर्व को होश आया। उसके माथे पर चोट थी, हाथों पर काफी पट्टियां बंधी थी। अथर्व को देख सबने एक सुकून की सांस ली। अथर्व की माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, कैसा है मेरा बच्चा? अथर्व तेजी से उठते हुए कहता है, भैया कहाँ है? ठीक है ना वो? अथर्व की दादी कहती है, आराम से अथर्व, विद्युत भी ठीक है, बस अभी होश नहीं आया, पर जल्द ही आ जाएगा, तुम आराम करो। अथर्व कहता है, नहीं, मुझे भैया को देखना है। सबके मना करने पर भी वो विद्युत के रूम में चला जाता है। अथर्व के पीछे पूरा परिवार विद्युत के रूम में चला जाता है। अथर्व विद्युत का हाथ पकड़कर कहता है, भैया आप ठीक है ना? अथर्व की बातें विद्युत के कानों में पड़ते ही उसने धीरे से आंखें खोली। वो देखता है पूरा परिवार वहाँ खड़ा था। सामने अपनी माँ को रोता देख विद्युत कहता है, माँ इधर आइए। माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी स्टिचेस लगे हैं, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर उसने माँ का हाथ थाम लिया। अपने बेटे को ठीक देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तभी साइड वाले कमरे से जो स्थिति का था, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है, हे भगवान ये क्या कर दिया? वो आवाज सुन सब डर गए और अथर्व और विद्युत समेत सभी स्थिति के रूम में आ गए। सभी डर गए थे कि स्थिति को क्या हुआ होगा, कौन चीखा और क्यों। एक ही सेकंड में सबके मन में हजारों सवाल आ गए। लेकिन जैसे ही सब लोग कमरे में घुसे, नज़ारा कुछ और ही था। स्थिति बिस्तर पर बैठी थी, दोनों हाथों से सर पकड़े। चेहरे पर गुस्सा और इमोशनल ब्रेकडाउन का एक कॉम्बिनेशन था। उसके बाल पूरे जंगल में हुई लड़ाई के सबूत थे, उलझे हुए, जगह जगह से कटे हुए, कुछ जगह से जले हुए। स्थिति बच्चों की तरह रोते हुए बोली, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती थी और अब देखो ये क्या बन गई मैं। अथर्व हंसते हुए बोला, अरे नहीं, तुम्हारे बालों ने तुम्हारे जज्बे की मिसाल पेश की है। देखो ना, गोली निकली पर बाल बीच में आ गए और उन्होंने बुलेट को भी मोड़ दिया। स्थिति आंखें तरेर कर बोली, तुम तो चुप ही रहो। जब मैं जंगल में लड़ रही थी ना, तो तुम ट्रक चला रहे थे और अब मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे हो। अथर्व साइड स्माइल करते हुए कहता है, ओफो, आजकल की लड़कियां भी ना तारीफ भी नहीं समझती है। तभी स्थिति कहती है, तू बालों की टेंशन मत ले, ये मुझ पर छोड़ दे। तिथि की बात सुन स्थिति मुस्कुरा देती है। विद्युत स्थिति के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब ठीक हो स्थिति? स्थिति हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है। तिथि और विद्युत को देख स्थिति के मन में एक विचार आता है। तभी स्थिति एक गंभीर स्वर में कहती है, सुनिए आप सब, यानी सूर्यवंशी और अवस्थी परिवार, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। दादी बोली, अरे बेटा अभी क्या ज़रूरी है, पहले आराम कर लो। लेकिन स्थिति मुस्कुराई। उसने अथर्व के कानों में कुछ फुसफुसाया और अथर्व ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। स्थिति कहती है, सूर्यवंशी परिवार इधर खड़े हो जाओ और अवस्थी परिवार इधर। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों परिवार जहाँ उन्हें कहा गया था वहाँ जाकर खड़े हो गए। तभी अचानक अथर्व और स्थिति दोनों घुटने पर बैठ गए। तभी विद्युत और तिथि कहते हैं, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो आराम करने की बजाय? अथर्व ने अवस्थी परिवार से कहा,
क्या आप हमारे विद्युत भैया को स्वीकार करेंगे? और स्थिति ने सूर्यवंशी परिवार से कहा, क्या आप मेरी तिथि दी को अपना बनाएंगे? अथर्व और स्थिति की बात सुन सब हैरान, चुप और एकदम शांत हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उनकी बात गोल जलेबी जैसी थी जो किसी को समझ नहीं आई। लेकिन विद्युत और तिथि की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने ये बिल्कुल सोचा नहीं था। तभी पीछे से अद्विक की आवाज़ आई। अद्विक बोला, अरे इतना चौंकने की क्या बात है, ये तो साफ है, एक लड़का जान पर खेलकर लड़की की जान बचाता है तो प्यार नहीं तो और क्या है। और एक लड़की किसी लड़के के लिए इतना रोती है तो वो भी तो प्यार ही है। अद्विक की बात सुन दोनों परिवार खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को गले लगाने लगे। लेकिन विद्युत और तिथि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। विद्युत की दादी तिथि का चेहरा चूमते हुए कहती है, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि साक्षात लक्ष्मी जी जैसी बहू हमारे आंगन को प्रकाशित करे। और तिथि की दादी कहती है, हम तो धन्य ही हो गए, हमारी पोती ने स्वयं अपने नारायण चुन लिए। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देने लग जाते हैं। तभी अद्विक कहता है, स्थिति दी, आप डीसीपी तो हो लेकिन चीज़ें एक्सप्रेस करने में ना थोड़ी कच्ची हो। और अथर्व भैया, आप भी इनके फालतू प्लान में घुस गए जिसमें कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी स्थिति ने अद्विक के कान पकड़े और कहा, अच्छा बेटा, मेरा प्लान फालतू था, चलो घर बताती हूँ तुम्हें। अथर्व हंसते हुए कहता है, अरे रुकिए मिस ऋषिकेश, छोटे बच्चे पर इतना जुल्म अच्छा नहीं। और वैसे भी अद्विक इज राइट, ये प्लान थोड़ा फालतू ही था। स्थिति आंखें छोटी कर कर बोलती है, अच्छा जी, जो कल हम सबकी जान बची ना, वो मेरा ही प्लान था, अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं। हाँ देवी जी, कहते हुए अथर्व हाथ जोड़कर झुक गया। दोनों की इस मीठी नोकझोंक को देख पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगा। अस्पताल में बिताए दर्द और संघर्ष के दिन अब पीछे छूट गए थे। डॉक्टर्स ने विद्युत और स्थिति और अथर्व की पूरी तरह से डिस्चार्ज की परमिशन दे दी थी। सभी अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन मन की थकान अभी भी कहीं भीतर बाकी थी। अगली सुबह तिथि ने अपने मिशन स्थिति का हेयर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। तिथि कहती है, चलो आज तुम्हारे बालों को सेट करवाते हैं। स्थिति कहती है, दी आर यू श्योर, जहाँ हम जाएंगे मेरे बाल ठीक हो जाएंगे ना? तिथि कहती है, डोंट वरी बच्चा, तू रेडी हो जा जल्दी। स्थिति हाँ में सर हिलाकर तैयार होने चली जाती है। दोनों बहनें जोधपुर के सबसे प्रीमियम सैलून में पहुंच जाती हैं। जैसे ही तिथि और स्थिति अंदर जाती है, अगले ही सेकंड में दरवाज़ा खुलता है और वहां से एंट्री होती है विद्युत और अथर्व की। विद्युत थोड़ा चौंकने का नाटक करता है और बहुत ही मासूमियत से बोलता है, अरे आप लोग यहाँ, क्या कमाल का कोइंसिडेंस है ना। तिथि मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि विद्युत उसी सैलून में आएगा। आखिर उसी ने तो कैजुअली उसे सैलून का नाम बता दिया था। तिथि मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, ओह कोइंसिडेंस। स्थिति ने कहा, आजकल कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। अथर्व हंसते हुए कहता है, प्यार में कोइंसिडेंस ही तो होते हैं मिस ऋषिकेश। और सभी हंसने लग जाते हैं। अंदर का माहौल बेहद सुकून भरा था। धीमी लाइट्स, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक और एसेंशियल ऑयल्स की भीनी भीनी खुशबू ने जैसे माहौल को जादुई बना दिया था। तिथि ने स्थिति को आराम से कुर्सी पर बिठाया और हेयर ड्रेसर से मुस्कुराकर कहा, हमारी स्थिति के बालों को ऐसा लुक दीजिए कि सब बस देखते रह जाए, मेरी बहन और भी सुंदर दिखे। अथर्व, जो अब तक एक मैगजीन उलट पुलट कर रहा था, तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल, इस जंगल वॉरियर को अब एक सॉफ्ट स्वीट गर्ल बना दीजिए। अभी तो लग रहा है जैसे लेडी मोगैम्बो स्पा में आ गई हो। स्थिति ने तिरछी नज़रों से देखा और बोली, सुनो मिस्टर पार्किंग स्पॉट, अगर ज़्यादा बोले ना तो तुम्हें मिस्टर इंडिया बना दूंगी, बिना घड़ी के गायब कर दूंगी। विद्युत कहता है, तुम दोनों कभी तो शांत हो जाया करो। अपनी बात पूरे करते हुए विद्युत कहता है कि स्थिति के तो आप हेयर मेकअप कर दीजिए और हम तीनों को हेड मसाज दे दीजिए। हेयर स्टाइलिस्ट बोलती है, आप लोग बैठिए, मैं सबका हेयर मसाज, ट्रिम और ट्रीटमेंट करती हूँ। चारों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। हेयर मसाज शुरू हुई। गुनगुने तेल की मालिश, भाप का असर और हर एक स्ट्रेस जैसे बालों से बाहर निकल रहा हो। 2 घंटे बाद चारों बाहर आए। सबका लुक एकदम रिफ्रेशिंग था।
लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन स्थिति का था। कंधों तक लेयर्ड सॉफ्ट बाल, चमकती स्किन, हल्की स्माइल। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि क्लासिक एलिगेंट लग रही थी। तिथि ने कहा, ओ माय गॉड स्थितु, यू लुक स्टनिंग। विद्युत ने गर्दन घुमाकर देखा और बोला, इट्स रियली सूट्स यू। लेकिन अथर्व वो कुछ बोल नहीं पाया, बस नज़रें गड़ाए आंखें झपकाना तक भूल गया। स्थिति कहती है, अब कहाँ गए तुम्हारे डायलॉग मिस्टर पार्किंग। विद्युत अथर्व को कोहनी से होश में लाते हुए धीरे से फुसफुसाता है, क्या हुआ, तुम्हारे होश क्यों उड़ गए, दो जवाब अब। अथर्व धीरे से मुस्कुराया और बोला, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेरी टेल की फेरी हो। स्थिति ने चौंकते हुए पूछा, क्या कहा। अथर्व ने हल्का से कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। स्थिति मुस्कुराई। पहली बार उसकी आंखों में अथर्व की बातों से एक चमक आई थी। चारों सलून से बाहर निकले, सिर हल्के, दिल में भरे हुए प्यार के साथ। आज सिर्फ बाल नहीं कटे थे, दिलों की उलझनें भी सुलझी थी। कुछ एहसास बोले बिना जाहिर हुए थे और कुछ नजरों से दिलों में उतर गए थे। शाम का टाइम था। देशराज जी, तिथि के दादा, और प्रताप जी, विद्युत के दादा, फोन पर बात करते हुए एक फैमिली डिनर का प्रोग्राम करते हैं। और प्रताप जी कहते हैं, हमारा एक नया होटल शुरू हुआ है, क्यों ना ये डिनर हम ही करें। देशराज जी कहते हैं, ज़रूर, तो इस संडे को मिलते हैं आपसे डिनर के बहाने एक नए रिश्ते का आगाज करने के लिए। दोनों मुस्कुराकर फ़ोन रख देते हैं और घर में फैमिली डिनर की चर्चा शुरू हो जाती है। यह रविवार की शाम थी। परिवार की स्पेशल डिनर मीटिंग और रिश्तों पर मुहर लगाने का खूबसूरत पल आ चुका था। सभी अपने अपने घर से निकल चुके थे और सूर्यवंशीज के नए होटल में पहुंच चुके थे। शांत सजी हुई शाम, जिसमें सूर्यवंशी और अवस्थी परिवार एक छत के नीचे एक विशेष डिनर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। माहौल बेहद गरिमामय था, लेकिन उसमें उत्साह, थोड़ी घबराहट और बहुत सारा प्यार भी छुपा था। डाइनिंग हॉल को हल्के पीले सफ़ेद फूलों से सजाया गया था और चमकती लाइट्स से हॉल जगमगा रहा था, जैसे कोई शुभ घड़ी दस्तक दे रही हो। सूर्यवंशी परिवार अवस्थी परिवार का खुशी से स्वागत करता है। एक तरफ हल्का फुल्का सॉफ्ट म्यूज़िक, दूसरी तरफ फूलों की खुशबू और बीच में बैठी दोनों फैमिलीज़। सब बस तिथि और विद्युत का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज की शाम के दोनों मुख्य व्यक्ति अभी तक आए नहीं थे। इंतज़ार करते हुए प्रताप जी देशराज जी को होटल दिखाते हैं और कहते हैं, ये हमारे अथर्व की मेहनत का नतीजा है। तभी देशराज जी कहते हैं, आपके पोते आपकी ही तरह ईमानदार, मेहनती और संयमशील है। तभी प्रताप जी कहते हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि तिथि हमारे घर को अपने ज्ञान, समझदारी और सरलता से प्रकाशित कर देगी। तभी छोटा और सबसे प्यारा सदस्य अद्विक बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हम खाना शुरू कर सकते हैं। सब हंस पड़े। घर के बुजुर्ग बोले, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, चलो हम सब खाना शुरू करते हैं। स्थिति कहती है, आप सब शुरू कीजिए, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। पर इससे पहले कि वो उठती, पीछे से धीमे कदमों की आवाज़ आई और दरवाजे पर तिथि सफ़ेद रंग का फ्रॉक सूट, जिस पर पीले रंग की कांजीवरम चुन्नी, कानों में झुमके और स्ट्रेट बाल और होठों पर मुस्कान लिए खड़ी थी। तिथि ने नर्म आवाज़ में कहा, सॉरी एवरीवन, थोड़ा एनजीओ में काम में देरी हो गई। तभी उसके पीछे से विद्युत आया, उसी थीम में पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहने। उसके चेहरे पर भी वही सौम्य मुस्कान थी जिससे कोई भी दिल हार जाए। विद्युत मुस्कुराते हुए कहता है, ज़्यादा वेट तो नहीं कराया ना हमने। तभी विद्युत की चाची ने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं ज़्यादा वेट तो नहीं कराया, लेकिन मैचिंग कपड़ों की थीम थी, ये नहीं बताया तुमने बस। इतना सुनते ही पूरा माहौल खिलखिलाकर हंसी में डूब गया। अब सभी ने एक साथ बैठकर डिनर किया। डिनर के बाद सभी एक साथ बैठ गए। सूर्यवंशी और अवस्थी परिवार, सबकी नज़रें बस तिथि और विद्युत पर टिकी थी। सबसे पहले तिथि के दादाजी ने तिथि की आंखों में झांकते हुए पूछा, तिथि, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो। तिथि हल्की सी मुस्कुराई, झुकी और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अब बारी थी विद्युत की। प्रताप जी विद्युत की तरफ देखकर पूछते हैं,
पोते साहब, आपकी क्या राय है? विद्युत ने एक नज़र तिथि को देखा और उसने संयमता से हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों परिवार ने इस रिश्ते को औपचारिक रूप देने का निर्णय लिया, सगाई और शादी। लेकिन तभी विद्युत ने एक शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी बहुत सादगी से हो, शोर शराबे से दूर, बस अपनों के बीच। तिथि ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी वहीं हो जहाँ महादेव जी और माता पार्वती की हुई थी, क्योंकि वहाँ से बेहतर कोई पवित्र स्थान हो ही नहीं सकता एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। अगर आप सबको आपत्ति ना हो तो। अपने बच्चों के इतने पवित्र विचार सुन सबका दिल हर्ष से भर गया। पर तभी अथर्व बोला, आप दोनों का आइडिया बहुत अच्छा है, पर आप जानते हैं जोधपुर में हमारे बिजनेस से जुड़े लोग हैं, कई जानने वाले हैं, तो हमें उन्हें भी इस खुशी में शामिल करना चाहिए। तभी स्थिति मुस्कुराते हुए बोली, तो क्यों ना हम दोनों को संतुलन बनाएं? शादी जैसे दीदी और विद्युत चाहते हैं, पवित्र, शांत और सादगी भरी, और फिर एक ग्रैंड रिसेप्शन जिसमें सब लोग शामिल हो ताकि हर कोई हमारी खुशी का हिस्सा भी बन सके। यह प्रस्ताव सुन के सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, यह सबसे अच्छा समाधान है। तिथि और विद्युत ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस नज़र में भरोसा, साथ और प्यार का वादा था। तिथि की माँ भावुक होकर बोली, हमें तो तिथि के लिए ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था। और विद्युत की माँ बोली, और हमें ऐसी ही बेटी जो दिल से हमारे परिवार में रच बस जाए। शाम अब रिश्तों की रोशनी में जगमगा उठी थी। सिर्फ दो परिवार नहीं, अब ये रिश्ता एक भविष्य और एक नई कहानी की शुरुआत था, जहाँ प्रेम, सम्मान और विश्वास की नींव आगे बढ़ रही थी। आगे क्या होगा? क्या कोई आने वाला है? क्या विद्युत और तिथि की शादी हो पाएगी? क्या स्थिति भी अथर्व के लिए कुछ महसूस करेगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।